अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम इमरान अवान है और आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वाई नेशंस फेल। ये बुक काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड की गई है सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बुक को रिव्यू करके हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बुक में बेसिकली है क्या और ये बुक एस्पिरेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है पढ़ना। तो आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या है। ये बुक के जो राइटर हैं वो हैं डैरन एसिमुग्लो और रॉबिन्सन। ये जो हैं हज़रत, ये हैं एसिमुग्लो साहब और ये हैं रॉबिन्सन साहब। इन दोनों ने मिल के ये बुक लिखी है और इस बुक में बेसिकली इन्होंने जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया है कि वो क्या रीज़न्स हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो फेल स्टेट्स क्यों हैं। तो उनके इसके बारे में इन्होंने ये बुक पूरी लिखी है। तो आइए आगे देखते हैं कि और क्या लिखा है इस बुक में इन्होंने। एज़ वी नो कि इनके जो राइटर हैं वो है डैरन एसिमुग्लो और जेम्स ए रॉबिन्सन। इनका जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि why an average American is more prosperous than Mexican, Peruvian और अफ्रीकन। जो एवरेज अमेरिकन है वो मैक्सिकन से या पेरू जो एक कंट्री है वहाँ के लोगों से या अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों से प्रॉस्पर्स, खुशहाल क्यों है। उसका आंसर ये देते हैं कि इंस्टीट्यूशंस 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 इनके नज़दीक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैं। यही रीज़न है कि वो कंट्रीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल हैं एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज़ सच एज़ मैक्सिको, पेरू और अफ्रीकन्स। और जो एशियंस कंट्रीज़ हैं वो भी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एशिया की, कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, आगे वो बात करते हैं कि जो फेलुअर है, जो कंट्रीज़ का फेल होने की वजह है वो ना जियोग्राफी है, ना कल्चर है, ना लीडरशिप है, ना टेक्नोक्रेट्स हैं। वो हैं बेसिकली वीक इंस्टीट्यूशंस। इनका अपना ओपिनियन है इस बारे में कि जियोग्राफी इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता फेल होने के लिए, कल्चर भी इतना नहीं रोल प्ले नहीं करता, लीडरशिप भी नहीं करती, टेक्नोक्रेट्स भी नहीं करते। बेसिकली इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक आई थिंक इंस्टीट्यूशंस बेसिकली के लोगों का बिहेवियर ही होता है। इंस्टीट्यूशंस को ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर ही होता है जो कि जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक भी होते हैं। अच्छा जी, फिर ये कहते हैं कि जी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर्म सिचुएशंस दैट क्रिएटेड द डिफरेंसेस बिटवीन इसका सक्सेसफुल एंड द फेल नेशंस। जो कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट्स होता है कि जिसकी वजह से नेशंस ये डिसाइड करती हैं कि अब जो है हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने हैं। जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अपनी हेल्थ पे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है और अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जापान के लिए और उन्होंने डिसाइड किया और उसके बाद जो है वो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे उभरा। हालांकि अभी तक मिलिट्री जायंट नहीं है जापान, उसके बावजूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि इस इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हैं उसके। अच्छा जी, फिर आर्ग्यूमेंट इस ये कहा गया है, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है इनका, इस बुक का जो ऑथर्स हैं उन्होंने उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि डेवलप्ड एंड एडवांस नेशंस हैव इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस उन्हें कहा जाता है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर एक इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हों,
और इक्वल लोगों को ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई एलीट वर्सेस कॉमनर्स ना हो। और फिर उन्होंने कहा है कि जो एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो अचीव कैसे होता है, वो होता है पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग उसी सूरत में होगी जब आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, एक्चुअल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेसी एक्चुअली जो उसकी एक्चुअल असेंस है डेमोक्रेसी का, उसकी बुनियाद पे डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसकी बुनियाद में डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। जो 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है कि फेडरल है, प्रोविंस है और फिर लोकल गवर्नमेंट है। ये जो 3 टीयर्स हैं, 3 टीयर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको एम्पावर किया जाता है, तो उससे पावर शेयरिंग होती है। दूसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर जब आप एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी, पहली चीज़ पावर शेयरिंग आ जाएगी, दूसरी चीज़ आ जाएगी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको क्रिएटिविटी की तरफ इन्वोक करती है, क्रिएटिविटी की तरफ आपको लेकर जाती है। तीसरी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान का जीडीपी का जो एजुकेशन पे खर्च होता है जीडीपी का, वो हार्डली 1 to 2% इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि जापान तकरीबन 6% अपनी जीडीपी का जो है वो एजुकेशन पे लगाता है। और सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो काम होता है वो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा काम जो है वो इज़राइल में होता है। और वो एक पॉपुलेशन टू साइंटिस्ट एक रेशो होता है कि आपकी पॉपुलेशन में से साइंटिस्ट कितने हैं। पाकिस्तान का पॉपुलेशन टू साइंटिस्ट जो रेशो है वो तकरीबन इतना है कि पाकिस्तान में तकरीबन 7-8 हज़ार जो है ना वो साइंटिस्ट हैं तकरीबन। और इज़राइल की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बहुत कम है, तकरीबन 1 करोड़ की आबादी है शायद इज़राइल की। और उसमें जो है उनकी जो साइंटिस्ट हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 44,000 साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 करोड़ की आबादी में 44,000 साइंटिस्ट, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8,000-9,000 साइंटिस्ट हैं। तो ये इससे अंदाज़ा होता है कि हम एजुकेशन पे कितना ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी क्या है और हम कितना ज़्यादा उस पर ख़र्च करते हैं, और इज़राइल कितना ज़्यादा खर्च करता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। टेक्नोलॉजी को पे जब इन्वेस्ट किया जाता है तो इनोवेशन को प्रोवोक करती है, इनोवेशन कंट्री में आती है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो आपकी ग्रो करती है। अच्छा, पुअर नेशंस हैव एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल। अब वहाँ यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं, वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और जो पुअर कंट्री, जो फेलियर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक्सट्रैक्टिव का मतलब चंद लोगों के लिए, एलीट लोगों के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन वो जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट को, वो सिर्फ चंद एलीट लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और वो उससे ये होता क्यों है? क्योंकि होल्डिंग ऑफ पावर जो होता है डिक्टेटरशिप होती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होता है। डेवोल्यूशन पावर नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होते हैं वेल्थ के, और जो वेल्थ और रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उन पे काबिज होते हैं ये चंद लोग, और लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। और जो फेलुअर जो नेशंस हैं, जो पुअर नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है और अथॉरिटेरियनिज़म है वहाँ पे। और फिर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी मबूटो, कॉन्गो के एक लीडर गुजरे हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल दी है कि वो किस तरीके से उन्होंने जो है रिसोर्सेज को अपने इंटरेस्ट में यूज़ करते थे और वेलफेयर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। वैम्पायर कैपिटलिस्ट इन्होंने कहा उन्हें कि वो जो है वो आवाम का खून निचोड़ते रहते थे। और अभी भी यही होता है, जितने भी पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक तो डिक्टेटरशिप है, और सिर्फ एलीट चंद लोग जो हैं वो आवाम का खून निचोड़ते रहते हैं। तो इसे वैम्पायर कैपिटलिस्ट का नाम इन्होंने दिया है। इंस्टीट्यूशंस वर वीक इनफ टू डिलीवर पब्लिक सर्विस। इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा वीक हैं कि वो जो पब्लिक सर्विस है
जो एक्चुअल लोगों की वेलफेयर के लिए जो काम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग इतने हैं, बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इलीट। इंस्टीट्यूशंस वीक हैं जब लोगों की वेलफेयर की बात आए, और इतने स्ट्रॉन्ग हैं इंस्टीट्यूशंस के जो एक्चुअल जो इलीट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आवाम की वेलफेयर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। आगे एक राइटर बिलीव्स दैट combined routine regime, exploitative elites और सेल्फ सर्विंग इंस्टीट्यूशंस, ये हैं बुनियादी रीजंस के जिसकी वजह से फ्रेल डिसेंट्रलाइज स्टेट्स होते हैं। फर्दर लीड्स टू द पॉवर्टी, conflict and outright failure, and extractive economic and political institutions impede the block of economic growth। ये वो तमाम चीज़, ये तो तीन चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे जो पुअर स्टेट्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ पे पॉवर्टी रहती है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और यही रीज़न है कि वो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं वहाँ पे। फिर इन्होंने बात की, इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि एक बोट्सवाना जो कि अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने इसकी एग्ज़ाम्पल दी कि अफ्रीका में ये वाहिद कंट्री है जो कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, और ये डेमोक्रेसी आई थी 1966 में। उससे पहले वहाँ पे सिर्फ 22 ऐसे लोग थे जो कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, सिर्फ 22 लोग पूरी कंट्री में। बट नाउ हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द सब सहारन अफ्रीकन। सब सहारन, अब जब से डेमोक्रेसी वहाँ पे आई है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को जब प्रमोट किया गया बोट्सवाना में और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उससे हुआ ये कि जहाँ पहले सिर्फ 22 यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे, वहाँ पे अब वो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम उनका हो गया है। उनकी इकोनॉमी ने इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है कि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बोट्सवाना का है। ड्यू टू इंक्लूसिव पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, वो डेमोक्रेसी है, पब्लिक इंटरेस्ट है और वेलफेयर ओवर प्राइवेट ग्रीड है। ये तीन चीज़ें वहाँ पे आ चुकी हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को लाने की वजह से। अच्छा, उसके अगेंस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जिन कंट्रीज़ ने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया वो हैं इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, सीरिया लियोन, हेटी, सोमालिया। वहाँ पे अभी तक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही पॉवर्टी है, और बहुत ही सवियर पॉवर्टी है, और स्टेगनेशन है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कोई हो नहीं रही है, बिल्कुल स्टेगनेट हो चुकी है, रुक चुकी है वहाँ पे। अच्छा, फिर चाइना में ये बात करते हैं कि फिर चाइना किस किस कैटेगरी में आता है। इस बुक में ये चाइना के बारे में बात की है कि चाइना फिर किस कैटेगरी में आता है। चाइना के मुतालिक वैसे जितने भी वेस्टर्न राइटर हैं ना, वो चाइना के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड हैं, और इसमें भी ये सही लगा है कि काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड हैं, और उन्होंने कहा है कि जो चाइना की इकनॉमिक ग्रोथ है वो टेम्परेरी है। वो इनकी ओपिनियन ये है कि आने वाले सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड स्लोप होगा उसका इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि टेम्पररी है, इंडिजिनस नहीं है ग्रोथ, ख़ुद साख्ता नहीं है इनके नज़दीक। और इन्होंने कहा कि सिर्फ वो इसी वजह से ग्रो कर रही हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिकली सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। सिर्फ यही वजह है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी आए, और इनके नज़दीक जिस दिन अगर उनकी गवर्नमेंट वीक हुई तो चाइना की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचेगा, और वो डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जो है ना वो मूव करेगी, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि चाइनीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ है किस टाइप की, तो इनके नज़दीक एडॉप्शन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़। असल में उन्होंने कुछ खुद से टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ऑलरेडी करती हैं उन्हीं को ही उन्होंने अडॉप्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट बड़ी उन्होंने की है। रैपिड इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है उनकी ग्रोथ होती है, और फ़ॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को वो इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो ख़ुद से नहीं बनाते, बल्कि जो फ़ॉरेन जो टेक्नोलॉजीज़ है उन्हें इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा, एक्सपोर्टिंग चीप प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो
चीप प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया को देता है। नॉट एन इंडिजिनस ग्रोथ कहते हैं कि वो ग्रोथ जो कि ख़ुद साख्ता हो, वो ग्रोथ जो कि विद इन द कंट्री हो, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो, उसको कहते हैं इंडिजिनस ग्रोथ। हाउ द यूएस। फिर इन्होंने बात की है कि यूएस कैसे हेल्प कर सकता है दुनिया को, जिस तरीके से एक डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, वो दुनिया और जो जहाँ जहाँ पे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें किस तरीके से स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को ला सकता है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकता है, उनके लिए हेल्प कैसे कर सकता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि वहाँ पाकिस्तान कहाँ से इमदाद करेगा, यूएस की। यूएस जो है उसे चाहिए कि वो स्ट्रक्चरल फॉरेन ऐड, अपने जो फॉरेन ऐड है उसको उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि ज़्यादा बर्डन ना पड़े, जो ऐड फाइनेंशियल ऐड जो अमेरिका करता है उसे वापस उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जब जब अमेरिका हेल्प करे, फाइनेंशियल हेल्प करे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े ऐसी कंट्रीज़ पे जो कि अंडर डेवलपिंग है। और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ हैं और जो एक्सक्लूडेड हैं, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, उन्हें बेनिफिट दिया जाए, उन्हें इनकरेज किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए कि वो जो हैं वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक अफेयर्स का हिस्सा बन सकें। फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस बुक के बारे में ये हैं कि जो राइटर हैं वो कहीं कहीं जो है वो बाइज्ड रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं लगे। उनकी जो टोन थी, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो ऐसी थी कि उनकी जो पर्सनल बायसनेस है वो क्लियरली नज़र आती है इस बुक में। अच्छा, जो हिस्टोरिकल डाउट्स हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने बताई हैं, उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। और जो एक्चुअल जो डेटा इन्होंने उठाया है, डेटा का प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर अपनी ओपिनियन, आपकी अगर कोई बाइज्ड ओपिनियन है, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जो क्रिटिकल थिंकर हैं, जो जिन्होंने क्रिटिकली एनालिसिस किया इस बुक का, वो इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि जो इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जो हिस्टोरिकल इन्होंने फैक्ट्स बताए हैं, उन्हें रीचेक करने की ज़रूरत है। और रीचेक वो करें जो कि लोकल हिस्टोरियंस हैं। अगर इन्होंने लेट सपोज के इन्होंने किसी भी ABC कंट्री का जिक्र किया है और वहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं, तो इस ज़रूरी ये है कि जो वहाँ के रहायशी हैं, जो वहाँ के हिस्टोरियन हैं उसका पर्टिकुलर कंट्री के, वो उसको रीचेक करें कि आया कि ये सही है या गलत है। अच्छा, ऑथर्स बुक, ये जो मिडिल ईस्ट से मुतालिक और जो सल्तनत उस्मानिया है उसके मुतालिक इनको इन थोड़े बहुत ये हार्श वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं इस बुक में। हु शुड रीड, अब ये बुक पढ़नी किसे चाहिए? कंबाइंड जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो एस्पिरेंट है उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। जो लोग इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया हुआ है उन्हें ये पढ़नी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हुआ है उन्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स या पॉलिटिकल करंट अफेयर्स को भी जिन्होंने ऑप्ट किया उन्हें भी ये पढ़नी चाहिए। और जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये बुक पढ़नी चाहिए। तो ये था बुक का रिव्यू। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे पेज को, जो कि नॉन हब CSS मटेरियल के नाम से है, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।